Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shahji Academy. Dear first year accounting students, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, chapter number 8 start कर चुके हैं बेटा, adjusting entries and adjusted trial balance. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी पड़ती हैं. क्यों बनानी पड़ती हैं? ताकि हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को सही तरह से रिकॉर्ड कर लें. ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो होती हैं जर्नल एंट्रीज होती हैं, जो कि हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं. इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने एक्सपेंसेस और इनकम को और बाकी हमारे जो दूसरे अकाउंट्स हैं उनको अप टू डेट कर सकें, उनको एक्यूरेटली जो है रिकॉर्ड कर सकें. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने क्या पढ़ा, दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, एक्सपेंसेस एंड इनकम. तो बेटा एक्सपेंसेस से मुराद यहाँ पर वो एसेट हैं जो कि इस्तेमाल हो चुके हैं, जो कि परमानेंटली तौर पर यूज़ हो चुके हैं, अब वापस वो नहीं आ सकते या रीयूज़ उसका दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो सकता. तो ऐसे एसेट की कॉस्ट जो कि ख़त्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, वो फिर हमारे एसेट नहीं रहते बल्कि वो हमारे एक्सपेंसेस बन जाते हैं. हमने इसका पढ़ लिया और लेक्चर 1 में हमने अकाउंटिंग साइकिल से स्टार्ट किया था कि सबसे पहले जर्नल बनाई जाती है, लेजर बनाया जाता है और उसी लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो बेटा जर्नल हमने जब बनाते हैं स्टार्टिंग में, जब वो ट्रांजेक्शन हमारी जो है आती है, यानी हमने कोई चीज़ परचेज किया, कोई एसेट, तब हमने उसके जर्नल एंट्री बनाई. लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ऐसी कॉस्ट एसेट की जो कि यूज़ हो चुकी हो, एक्सपायर हो चुकी हो, वो फिर एसेट नहीं रहता, वो फिर हमारा एक्सपेंस बन जाता है. तो अब क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस में तो वहाँ एसेट रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब वो हमारा एट द एंड एक्सपायर हो चुका है अगर कोई एसेट, तो वो फिर एक्सपेंस बन गया. तो उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को और हमारी जो इनकम है ड्यूरिंग द ईयर उसे हम सही तौर से लिख सकें. और फिर उसी एडजस्टिंग एंट्रीज को देखते हुए हम क्या बना देते हैं, हम अपने ट्रायल बैलेंस को भी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी दोबारा से एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जिसमें हम एडजस्टिंग एंट्रीज को भी देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा एसेट एक्सपेंस बन गया, कौन सा एसेट कम हुआ, लायबिलिटी कितनी कम हुई, बढ़ गई, क्या हमारे जो है अब इनकम और एक्सपेंसेस हैं. उन तमाम चीज़ों को हम अपनी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है ट्रायल बैलेंस, उसी ट्रायल बैलेंस से आगे मज़ीद चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालती है और अपनी बैलेंस शीट बना रही होती है उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से डेटा लेकर. तो बेसिकली एक्यूरेटली अपने अकाउंट्स को अप टू डेट करने के लिए अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास क्या क्या चीज़ें एक्सपायर हो गई, क्या लायबिलिटी आ गई, क्या अकाउंट रिसीवेबल रह गया. तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते थे. हमारे पास यहाँ पर हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में भी कि हमारे पास इस टॉपिक में बेटा जो एडजस्टिंग एंट्रीज आएंगी वो बेसिकली 7 एडजस्टिंग एंट्रीज हैं. आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. 7 एडजस्टिंग एंट्रीज को हमने 1 बाय 1 डिस्कस भी किया था लेक्चर 1 में, बट आज हम एक एग्जाम्पल्स के तौर पे 1 बाय 1 उन एडजस्टिंग एंट्रीज को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमने बात की थी फॉर डेप्रिसिएशन की, एंट्री पढ़ी थी हमने. डेप्रिसिएशन जब भी आएगा हमने क्या कहा था, आपकी एंट्री हमेशा सेम रहेगी. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट. अब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हमारी बेसिकली फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट जो एक्सपायर हो जाती है वो कहलाती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. यानी हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें हमें क्या एग्जांपल दी गई है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फॉर द ईयर वाज 3000. मशीनरी थी, कितनी कॉस्ट उसकी एक्सपायर हो चुकी है, 3000 रुपीज़ से वो मशीनरी इस्तेमाल हो चुकी है, उसकी लाइफ 3000 रुपीज़ की कॉस्ट ख़त्म हो गई है. अब वो क्या बन गया, डेप्रिसिएशन बन गया. तो हमारी बेटा एंट्री यहाँ पर हम क्या रिकॉर्ड कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और हमने लिखा यहाँ पर मशीनरी और अमाउंट है हमारे पास 3000 रुपीज़. डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पर लगाया जाता है, करंट एसेट्स पर नहीं लगता.
हमेशा फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में जो कमी आई है वो हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाता है। इसी तरह बेटा डेप्रिसिएशन की हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एडजस्टमेंट में आपके पास इस तरह लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा आ जाए, रिकॉर्ड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट पे कह रहे हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें 4000 का। तो बेटा इसमें आपने कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट आपने एंट्री बनानी है। हमेशा डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम ही रहेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और अमाउंट क्या है हमारे पास, यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट है 4000 रुपीज़, तो 4000 से हमने एंट्री बना दी। इसी तरह किसी भी आपके पास फिक्स्ड एसेट का नाम लिखा हुआ आ जाए और कहा जाए कि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो आपने सिंपल उस डेप्रिसिएशन की एंट्री यही बनानी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसके बाद बेटा थर्ड हमारे पास सेकंड जो हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज में हमने पढ़ा था वो था फॉर बैड डेट। बैड डेट हमने पढ़ा कि हम जब अपने कस्टमर्स को कोई चीज़ उधार पर बेचते हैं तो वो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हम उसे एसेट रिकॉर्ड करते हैं अपना, कि हमने अपने कस्टमर से ये पैसे अभी लेना है, बाकी हैं। लेकिन अगर वो पैसे हमारे डूब जाएं, यानी हमारे अब कस्टमर से वापस आने के चांसेस नहीं हैं, कस्टमर हमें वो अमाउंट अब वापस नहीं देगा, तो वो फिर हमारा अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहता, बल्कि वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है, खर्चा बन जाता है, जिसे हम नाम देते हैं बैड डेट एक्सपेंस। डेट बेसिकली क्या कहते हैं, उर्दू अगर आप मीनिंग करें डेट की तो उर्दू में हम डेट उधार को ही कहते हैं, यानी ऐसा उधार जो अब हमें वापस नहीं आएगा, वो हमारा खर्चा बन जाता है, जिसे हम बैड डेट एक्सपेंस कहते हैं। यहाँ पे देखें बैड डेट एक्सपेंस की भी जिस तरह डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा सेम रहेगी, इसी तरह बेटा बैड डेट की भी एंट्री हमेशा सेम रहेगी। क्या एंट्री बनाएंगे हम, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। अब बेटा बेसिकली जो आपके पास एडजस्टमेंट गिवन होगी, या तो वो कहेगा आपको निकाल कर अमाउंट दे देगा कि बैड डेट की इतनी अमाउंट है, अगर डायरेक्ट अमाउंट देता है आपने डायरेक्ट पुट कर देना है। इसके अलावा वो अगर आपको परसेंटेज बता रहा है कि आपका इतना परसेंट बैड डेट है, तो वो आपको दो चीज़ों पर परसेंटेज बता सकता है, या तो वो आपको सेल्स के अकॉर्डिंग बताएगा कि सेल का इतना परसेंट, या फिर वो आपको अकाउंट रिसीवेबल का बताएगा कि अकाउंट रिसीवेबल का इतना परसेंट हमारा बैड डेट है। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो क्या कह रहे हैं एडजस्टमेंट में, मेक अलाउंस फॉर बैड डेट डाउटफुल अकाउंट, डाउटफुल अकाउंट यही बैड डेट को ही कह रहे हैं, एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एट ईयर एंड, कि साल के एंड में अकाउंट रिसीवेबल का जो 10% है वो हमारा डाउटफुल डेट है, यानी डाउटफुल अकाउंट है कि वो हमारा डूब गया है, हमें अब वापस नहीं मिलेगा। तो वो जो ऐसे अमाउंट जो कि हमें वापस नहीं मिलना वो हमारा बैड डेट कहलाता है। तो यानी कि अकाउंट रिसीवेबल का 10% हमारा बैड डेट है। एंट्री हमने क्या बना दी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, हमेशा एंट्री सेम बन रहेगी। अब हमने क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल का 10% निकालना है। तो हम कहाँ देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, हमें जो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा वहाँ पर हमें अकाउंट रिसीवेबल मिल जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है कि अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 24,000 है। तो हमने यहाँ क्या करा, सिंपल 24,000 का हमने 10% ले लेना है। तो बेटा 24,000 का 10% हमारा हो जाता है 2,400। ये हमारी एंट्री आ गई, अलाउंस बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। इसी तरह अगर आपको निकाल कर नहीं बताई गई अमाउंट या फिर अकाउंट रिसीवेबल पर परसेंटेज नहीं लग रही, तो सेकंड आपके पास क्या आ सकता है, यहाँ पर देखें सेकंड क्या है, बैड डेट एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ सेल, के बैड डेट जो है वो कितना है, वो 2% है सेल्स का। तो हमारे पास फिर हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास सेल कितनी है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस में हमारे पास सेल है 50,000 की। तो एंट्री हम क्या बनाएंगे, हमेशा एंट्री सेम रहेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। और हमने सेल्स का 2% ले लेना है। तो सेल्स बेटा हमारे पास कितनी है, 50,000 है ट्रायल बैलेंस में, तो 50,000 का हम 2% ले लेंगे।
50,000 का 2% है हमारा 1,000 रुपीज़। ये हो गई बात हमारी बैड डेट की। डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको बताया सेम रहेगी हमेशा, बैड डेट की एंट्री भी हमेशा ही सेम रहेगी। बस आपने देखना है, अगर आपको एडजस्टमेंट में खुद से बता दें कि डेप्रिसिएशन बैड डेट इतना है तो आपने उसी अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। अगर सेल्स पर परसेंटेज लग रही है तो आपने ट्रायल बैलेंस में देखना है सेल्स कहाँ पर है, उस पर परसेंटेज लगा दी। अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल पर परसेंटेज बताई गई है तो आपने अकाउंट रिसीवेबल पर वो परसेंटेज अप्लाई कर देनी है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा थर्ड जो है हमारे पास क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31, 2024 रुपीज 30,000। कह रहे दिसंबर 31 को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या है हमारे पास, क्लोजिंग मर्चेंडाइज यानी बताई जा रही है कि जो है बची हुई मर्चेंडाइज वो है 30,000 की। तो बेटा मर्चेंडाइज की इन्वेंट्री भी हमेशा सेम रहेगी आपके पास। जब भी मर्चेंडाइज से रिलेटेड कोई आ जाए एंट्री, आपने एंट्री बनानी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट, या इनकम समरी की जगह आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पहले एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी का वर्ड यूज़ किया जाता था, बट अब ज़्यादातर इनकम समरी का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट लिख देनी है हमने 30,000 की। ये एंट्री हमेशा हमारी सेम रहेगी। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, हमारे पास एंट्री है एक्रूड, अनपेड या ड्यू। इसके अलावा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, ये चारों वर्ड्स बेटा अगर आपके पास लिखे हुए आ जाएं, इसका मतलब ये है कि ये उर्दू अगर मीनिंग देखें हम तो इसका मतलब क्या है, जो अभी पे नहीं हुआ, वाजिबुल अदा है, पे करना बाकी है। तो एक्रूड, अनपेड, ड्यू या आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये जो बाकी है अभी पे करना बाकी क्या है यहाँ पर, सैलरीज और 4,000 रुपीज़। सैलरी बेसिकली हमारा क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, हमारा खर्चा होता है कि हमने किसी से अपने एम्प्लॉइज से काम करवाया है तो उसके बदले हमें उन्हें सैलरी देनी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनपेड सैलरी है, यानी अभी तक ये सैलरीज नहीं दी गई। एक्रूड लिखा हुआ आ जाए, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आ जाए, अनपेड या फिर ड्यू, चारों में से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ जाए सैलरीज के साथ, वेजिस के साथ, या फिर और भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ पर ये जो सैलरी का वर्ड है यहाँ चेंज हो सकते हैं नाम आपके पास, लेकिन आपके पास अगर इस तरह अनपेड लिखा हुआ आ जाए तो मतलब ये अभी पे करना बाकी है, ये हमारा खर्चा है बेसिकली सैलरी। तो एक्सपेंस है बेटा, ये हमारा एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है। तो यहाँ हम सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 4,000 से, और ये हमारा क्या है, ये हम पर लाइबिलिटी है कि हमने उन्हें पे करना है, पे करना बाकी है, यानी हम पर लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे सैलरीज पेबल क्रेडिट 4,000 से। अगर एक्रूड एक्सपेंस के साथ आ जाए, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो या फिर सैलरी एक्सपेंस हो, वेजेस एक्सपेंस हो, कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो पे करना बाकी है, तो बेटा हमेशा एंट्री यही बनेगी, एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा उसके नेम के साथ। फॉर एग्जांपल वेजेस लिखा हुआ आ जाए तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट, और पे करना बाकी है यानी हम पे लाइबिलिटी बाकी है तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, यानी वेजेस पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। ये हो गई हमारी एक्रूड एक्सपेंस की बात। अब आ जाते हैं एक्रूड जो है इनकम की बात करते हैं। इनकम में क्या है बेटा, इनकम में हमें रिसीव करना होता है, यानी एक्सपेंसेस को हमें पे करना होता है। इनकम में उल्टा है कि इनकम में हमें रिसीव करना है। तो इनकम के साथ अगर किसी भी इनकम के साथ आपके पास लिखा हुआ आ जाए एक्रूड आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम रुपीज 2,800, यहाँ पे कमीशन इनकम की बात हो रही है। एक्रूड आउटस्टैंडिंग का वही मतलब है कि अभी बाकी है यहाँ पे, लेकिन क्या मतलब हो गया कि ये हमें रिसीव होना बाकी है, यानी हमने रिसीव नहीं किया ये पैसे, अभी तक हमारे पास ये इनकम नहीं आई। तो जब हमारे पास नहीं आई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिसीवेबल हम कर देंगे हमेशा डेबिट, कि हमने ये रिसीव करना हमारा बाकी है, यानी ये रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट होता है। 2,800 और कमीशन इनकम हम कर देंगे क्रेडिट 2,800। एंट्रीज बेटा दोनों आप देख सकते हैं, एक्रूड अगर एक्सपेंस के साथ आए एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, और अगर हमारे पास एक्रूड इनकम के साथ आ जाए तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट।
इसके बाद बेटा बात करते हैं एसेट और एक्सपेंस की। एंट्री देखें, एंट्री यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा गया है, ऑफिस सप्लाईज 5000 रुपीज़। ऑफिस सप्लाईज हमारे क्या है, एसेट है, 5000 का हमारे पास ऑफिस सप्लाईज थे। एडजस्टमेंट में हमें क्या बता रहे हैं कि ऑफिस सप्लाईज यूज क्या मतलब जो है हम इस्तेमाल कर चुके हैं 3800 से। तो बेटा ऐसी एसेट की कॉस्ट जिसे हम इस्तेमाल कर लें जो कि ख़त्म हो जाए परमानेंटली तौर पे, वो फिर हमारा एसेट नहीं रहता, वो फिर हमारा एक्सपेंस बन जाता है। तो यानी कि ये 3800 की जो ऑफिस सप्लाईज थी इन्हें हमने इस्तेमाल कर लिया, अब ये हमारा एसेट नहीं है बल्कि ये हमारा एक्सपेंस बन चुका है। तो इस 3800 से हमें ऑफिस सप्लाईज जो हमने एसेट के तौर पर पहले रिकॉर्ड की होंगी उन्हें हमने ख़त्म कर देना है, और अब हमारा क्या बन चुका है, एक्सपेंस बन चुका है। तो हम इसे एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंस क्या होता है, जब भी इंक्रीज होता है डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है, तो एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हमने कर दिया डेबिट। और ऑफिस सप्लाईज हमने कर देनी है क्रेडिट। $3,800। इसी तरह एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल। यहाँ ट्रायल बैलेंस में देखें हमें क्या बताया गया है कि सैलरी एक्सपेंस है हमारा 9000 रुपीज़, कि हमारा जो खर्चा था सैलरीज का वो था 9000 रुपीज़। लेकिन क्या कह रहे हैं एडजस्टमेंट में कि प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड मतलब बेटा पहले से पे किया हुआ, एडवांस में पे कर दी थी हमने सैलरी 2500 की। तो यानी कि अब जो हमारा सैलरी का खर्चा होगा वो 2500 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो हमारा खर्चा हम पहले से पे कर चुके हैं, वो अदा हो चुका है। तो इसे हम दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करेंगे एक्सपेंस के तौर पे। तो ये जो हमारा 9000 हमें बताया जा रहा था कि एक्सपेंस है, इसमें से 2500 रुपीज़ हम पहले से पे कर चुके हैं। तो हम जब पहले से पे कर दिया तो हमारा ये क्या हो गया, इससे हमारा एक्सपेंस हमारा कम हो गया 2500 से। तो हम जब एक्सपेंस को कम करेंगे, और ये एसेट है हमारा प्रीपेड सैलरीज, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड सैलरीज डेबिट, कि हम पहले से पे कर चुके थे सैलरीज को। 2500 की सैलरी हम पहले से पे कर रहे थे, और सैलरी एक्सपेंस हम कर देंगे क्रेडिट, कि हम हमारा एक्सपेंस ये इतने से कम हो चुका है क्योंकि ये पहले से पे हो चुकी थी एडवांस में। इसके बाद आते हैं बेटा कमीशन की बात करते हैं, अनअर्न्ड की बात करते हैं। अनअर्न्ड क्या होता है, जिस तरह प्रीपेड है पेड इन एडवांस, यानी कि पहले से पे किया हुआ, और प्रीपेड हमारा एसेट है। इसी तरह अनअर्न्ड क्या है, अनअर्न्ड का मतलब होता है रिसीव इन एडवांस। एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपसे ट्यूशन फ़ी लेनी थी, अब आपने मुझे एडवांस में ही 1 मंथ की ट्यूशन फ़ी दे दी, लेकिन अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अनअर्न्ड इनकम है ये मेरी, कि मैंने पहले से इनकम अपनी ले ली आपसे, लेकिन मैंने अभी क्योंकि आपको नहीं पढ़ाया तो मुझ पर लाइबिलिटी मेरी है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी 1 मंथ, जिसकी मैंने आपको सैलरी अपनी इनकम ली है, मैंने फ़ी ली है, तो वो मैंने आपको पढ़ाना है अभी। तो बेटा जब भी ऐसी कोई, यहाँ पे देखें ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है, कमीशन इनकम 8000 रुपीज़ की। ये बता रहे कि हमारी जो इनकम है इस साल की वो है 8000 रुपीज़, जबकि एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, अनअर्न्ड कमीशन वॉज 1400। इस इनकम में से 1400 पहले से एडवांस में रिसीव कर लिया गया था। क्योंकि एडवांस में रिसीव कर लिया तो क्या वो दोबारा रिसीव करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोबारा से रिसीव, क्योंकि वो पहले से रिसीव कर लिया था। तो अब हमारी इनकम क्या है, अब हमारी इनकम उतने से मुझे दोबारा से, फॉर एग्जांपल मैंने ट्यूशन की आपको बात की कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने मुझे 1 मंथ की फ़ी दे दी। अब जब मैं आपसे फ़ीस लूँगी तो वो मैं आगे आने वाले मंथ्स की लूँगी, या मैं वो दोबारा से 1 मंथ आपको कहूँगी पढ़ाने के बाद कि भाई मैंने आपको पढ़ा लिया तो आप मुझे 1 मंथ की फ़ीस दे दें, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं भाई मैंने
हमने आपको एडवांस में दे दी थी, तो वो अब आप दोबारा तो नहीं ले सकते, अब आपने सर्विसेज देनी है उसके बदले, अब आप वो फीस नहीं लेंगी दोबारा क्योंकि हमने आपको पे कर दी। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट में अनअर्न कमीशन 1400। तो अनअर्न क्या है बेटा, हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी आती है क्रेडिट पर रिकॉर्ड होती है, तो हम क्या करेंगे, इस इनकम को कम कर देंगे 1400 से, कि क्योंकि हमने ये पहले से रिसीव कर लिया था एडवांस में। कमीशन इनकम हमने कर दिया डेबिट 1400 से, और अनअर्न कमीशन हम कर देंगे क्रेडिट, कि हम पर लाइबिलिटी बाकी है, हमने इनकम जो है वो एडवांस में ली थी तो उसके बदले अभी सर्विसेज देना बाकी है 1400। सो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ी। इन केस अगर आपको कोई भी एंट्री समझ नहीं आती, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको जब आप खुद से सॉल्व करेंगे एंट्रीज तो आपको मज़ीद ये इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम प्रीपेड और एक्रूड की बात करेंगे, इसी तरह लेक्चर 4 की हम एक्रूड और इनकम की बात करेंगे और अनअर्न की बात करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।